आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग 17, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कुछ दिन चढ़ाने पर राजकुमार की आंखों ने एक बार चिंता के जाल के भीतर से बाहर प्रकाश के प्रति देखा। चंदन की याद आई। उठकर बैठ गया। बहूजी झरोखे के पास एक बाजू पकड़े हुए बाहर की सड़क की तरफ देख रही थी। कोलाहल, कौतुकपूर्ण हास्य तथा वार्तालाप के अशिष्ट शब्द सुन पड़ते थे। राजकुमार ने उठकर देखा। बगल में चंदन सो रहा था। एक पलंग और बिछा था। कोई चद्दर से सिर से पैर तक ढके हुए सो रहा था। चंदन को देखकर चिंता की तमाम गांठें आनंद के मरोड़ से खुल गईं। जगाकर उससे अनेक बातें पूछने के लिए इच्छाओं के रंगीन उत्स रोए रोए से फूट पड़े। उठकर बहू के पास जाकर पूछा, ये कब आए? जगा दें? बात इस तरह करो कि बाहर किसी के कान में आवाज न पड़े, और जरूरत पड़ने पर तुम्हें साड़ी पहनकर रहना होगा। राजकुमार जल गया। क्यों? बड़ी नाजुक हालत है। फिर तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। पर मैं साड़ी नहीं पहन सकता, अभी से कह देता हूं। अर्जुन तो साल भर विराट के यहां साड़ी पहनकर नाचते रहे, तुमको क्या हो गया? वो उस वक्त नपुंसक थे, और इस वक्त तुम उससे पीछे छुड़ाकर नहीं भगे। राजकुमार लज्जित प्रसन्नता से प्रसंग टाल गया। पूछा, ये कौन है जो पलंग पर पड़े हैं? मुंह खोलकर देखो, नाम ही से पता चल जाएगा। हमें नाम से काम ज्यादा पसंद है। अगर कोई अनजान आदमी हो तो जान पहचान हो जाएगी। सो रहे हैं, नाराज होंगे। कुछ बकझक लेंगे, पर जहां तक अनुमान है जीत नहीं सकते। कोई रिश्तेदार हैं शायद, तभी तो इतनी दूर तक पहुंचे हैं। राजकुमार पलंग के पास गया। चादर रेशमी और मोटी थी। मुंह देख नहीं पड़ता था। धीरे से उठाने लगा। तारा खड़ी हंस रही थी। खोलकर देखा, विस्मय से फिर चादर उड़ाने लगा। कनक की आंख खुल गई। चादर उड़ाते हुए राजकुमार को देखा। उठकर बैठ गई। देखा, सामने तारा हंस रही थी। लज्जा से उठकर खड़ी हो गई। फिर तारा के पास चली गई। मुख उसी तरह खुला रखा। वार्तालाप तथा हंसी मजाक की ध्वनि से चंदन की नींद उखड़ गई। उठकर देखा तो सब लोग उठे हुए थे। राजकुमार ने बड़े उत्साह से बाहों में भरकर उसे उठाकर खड़ा कर दिया। तारा और कनक दोनों को देख रही थीं। दोनों एक ही से थे। राजकुमार कुछ बड़ा था, शरीर भी कुछ भरा हुआ, लोटे में जल रखा था। राजकुमार ने चंदन को मुंह धोने के लिए दिया। खुद भी उसी से ढालकर मुंह धोते हुए पूछा, कल जब मैं आया तब तुम लोगों से मालूम हुआ कि तुम आए हो, पर कहाँ हो, क्या बात है? बहूजी से बहुत पूछा, पर वो टाल गई। फिर बतलाऊंगा, अभी समय नहीं। बहुत सी बातें हैं, अंदाजा लगा लो। मैं ना जाता तो इनकी बड़ी संकटमय स्थिति थी। उन लोगों के हाथ से इनकी रक्षा न होती। हाँ, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। देखो, हम लोगों को आज ही चलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, ऐसी सावधानी से कि पकड़ में ना आए। क्यों? तुम्हें गिरफ्तार करने का पहले ही हुक्म था, और तुम्हारी इन्होंने आज्ञा निकाली थी। उसी पर मैं गिरफ्तार हुआ तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि तुम सब जगहों से परिचित नहीं थे। फिर जब पेश हुआ तब इनके दोबारा गाने का प्रकरण चल रहा था। बंगले में खास महफिल थी। चंदन ने हाथ पहुंचते हुए कहा, हैमिल्टन साहब भी आए थे। कनक ने कहा। फिर? राजकुमार ने चंदन से पूछा। संक्षेप में कुल हाल चंदन बतला गया। युवती कनक को लेकर बगल वाले कमरे में चली गई। आज ही चलना चाहिए, चंदन ने कहा। चलो? चलो नहीं, चारों तरफ लोग फैल गए हैं। इस व्यू से बचकर निकल जाना बहुत मामूली बात नहीं, और ताज्जुब नहीं
कि लोगों को 2-1 रोज में बात मालूम हो जाए। गाड़ी सजा लें और उसी पर चले चले। कहाँ? स्टेशन। खूब। तो फिर पकड़ जाने में कितनी देर है? फिर औरत बन सकते हो ना? चंदन हंसने लगा। कहा, हाँ हाँ भाई, तुम औरत वाले कैसे औरत बनोगे, पर मैं तो बन सकता हूं। ये तो पहले ही से बने हुए हैं। कहती हुई मुस्कुराती कनक के साथ युवती कमरे में आ रही थी। युवती कनक को वहीं छोड़कर भोजन पान के इंतजाम के लिए चली गई। चंदन को कमरा बंद कर लेने के लिए कह दिया। चंदन ने कमरा बंद कर लिया। कनक निष्कृति के मार्ग पर आकर देख रही थी। उसके मानसिक भावों में युवती के संग मात्र से तीव्र परिवर्तन हो रहा था। इस परिवर्तन के चक्र पर जो शान उसके शरीर और मन को लग रही थी, उससे उसके चित्त की तमाम वृत्तियां एक दूसरे ही प्रवाह से तेज बह रही थीं, और इस धारा में पहले की तमाम प्रखरता मिटी जा रही थी। केवल एक शांत शीतल अनुभूति चित्त की स्थिति को दृढ़तर कर रही थी। अंगों की चपलता उस प्रवाह से तट पर तपस्या करती हुई सी निश्चल हो रही थी। राजकुमार चंदन से उसका पूर्वा पर कुछ प्रसंग एक एक पूछ रहा था। चंदन बतला रहा था। दोनों के वियोग के समय से अब तक की संपूर्ण घटनाएं उनके पारस्परिक संबंध वार्तालाप से जुड़ते जा रहे थे। तुम विवाह से घबराते क्यों हो? चंदन ने पूछा। प्रतिज्ञा तुम्हें याद होगी, राजकुमार ने शांत स्वर से कहा। वो मानवीय थी, ये संबंध दैवी है, इसमें शक्ति ज्यादा है। जीवन का अर्थ समर है, पर जब तक वो कायदे से सतर्क और सरस अविराम होता रहे। विक्षिप्त का जीवन जीवन नहीं, न उसका समर समर। मैं अभी विक्षिप्त नहीं हुआ। चोट खा वर्तमान स्थिति को कनक भूल गई। अत्रस्त दृष्टि अकुंठित कंठ से कह दिया, मैंने विवाह के लिए कब किससे प्रार्थना की? चंदन देखने लगा। ऐसी आंखें उसने कभी नहीं देखी। इनमें कितना तेज। कनक ने फिर कहा, राजकुमार जी, आपने स्वयं जो प्रतिज्ञा की है, शायद ईश्वर के सामने की है, और मेरे लिए जो शब्द आपके हैं, आप ईडन गार्डन की बातें नहीं भूले होंगे। वे शायद वीरांगना के प्रति है। चंदन एक बार कनक की आंखें और एक बार नत राजकुमार को देख रहा था। दोनों के चित्र सत्य का फैसला कर रहे थे। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग 17, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।